Van der Waals are linear interactions. This type of interaction arises due to dipole interaction. जो आपके पास वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं या लैंडर इंटरेक्शंस होती हैं वो किस वजह से होती हैं? डायपोल्स की वजह से होती हैं, ठीक है। इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शंस की बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स के बीच में होंगी ये। These interactions produce weak attractive forces between the atoms. These interactions are known as dispersion bonds. इनके बीच में bonds जो बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे? Dispersion bonds कहेंगे। एक्चुअली इसमें होता क्या है आपके पास? होता ये है कि आपके पास टू एटम होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं, हमारे पास कोई टू एटम ले लेते हैं। एक एटम आपके पास ये, एक एटम ये है, ठीक है। आप ये समझिए इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, और इसके आउटर मोस्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल्स हैं, और शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली इसके आउटर मोस्ट में शेल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम इनर्ट केसेस ये कोई भी लेते हैं तो आपको कैसे नजर आएगा? न्यूक्लियस अंदर, और उसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली ये एक एटम वन है और ये एटम आपके पास टू है, दोनों एटम में इसी तरह स्फेरिकल फॉर्म में होगा। लेकिन जब आप इनको करीब लाते हैं तो करीब लाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इनमें पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी किस तरह से होगी या डायपोल किस तरह से बन जाएंगे कि आपके पास ये जो एक पॉजिटिव है, ये आप समझें कि ये आपके पास जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये एक तरफ को आ रहा होगा, और बाकी सारा इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो आपके पास क्या हो रहे होंगे? वो एक तरफ को आ रहे होंगे। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को आ जाएं तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज आपके पास इस तरफ को आ गया और पॉजिटिव आपके पास इस तरफ को आ गया। सिमिलरली ये तब होगा जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब लाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये सेकेंड एटम है, इसका भी आपके पास क्या हुआ कि बाकी शेल जो है वो दूर चले गए और जो न्यूक्लियस है वो करीब आ गया, ठीक है। तो अब इसका भी पॉजिटिव चार्ज एक तरफ को बन गया और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ को यहाँ पे इधर पाइल अप हो गए। तो इधर हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ओवरऑल, और इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और आपको याद होगा जब कभी भी आपने डायपोल पहले पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा था डायपोल होता क्या आपके पास? एक आपके पास साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, और उनके बीच बीच में डिस्टेंस डी होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। तो अभी आप देखिए कि एटम्स, दो एटम्स कैसे डायपोल बन गए जब एक दूसरे के करीब आए। ओरिजिनली वो क्या थे? उनके ऊपर चार्ज जीरो था, ठीक है, ओरिजिनली। और वो स्फेरिकल शेप में आपके पास उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, सेंटर पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज, और यूं आपके पास एक न्यूट्रल एटम्स बन रहा था, और उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में थी। लेकिन जब हम इन दो एटम्स को करीब लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि इनका न्यूक्लियस एक तरफ को हो जाएगा और आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और ये इस तरह आपके पास क्या बन जाएंगे? डायपोल्स बन जाएंगे। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव से यहाँ पे एक बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, तो आप इन्हें कहेंगे कि अभी आपके पास क्या बन गए? डायपोल बन गए। और इसी तरह आप देखें कि इन डायपोल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? डिस्पर्शन बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। और इसमें जो इंटरेक्शंस हैं इनको हम क्या कहेंगे? वंडरवॉल इंटरेक्शन, या इसका दूसरा नाम होता है वीक इंटरेक्शंस। तो इसमें देखें, when two atoms of inert gas are far away from each other, each atom has spherical symmetric electronic distribution, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर आप के एटम्स जो है वो एक दूसरे से फार हैं, दूर दूर पड़े हुए हैं, तब आपके पास स्फेरिकल फॉर्म में होगा, तब आपके पास डायपोल्स नहीं बन रहे होंगे, स्फेरिकल सिमेट्री होगी। जिसमें सेंटर पे न्यूक्लियस, और सेंटर पे आपके पास न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट में आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, लेकिन जब दो एटम्स को क्लोज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ द एडजेसेंट एटम्स रिपेल ईच अदर एंड thus produces a momentary dipole by distributing the spherical symmetry of electronic distribution। लेकिन जैसे ही उनको क्लोज लेके आएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि उसमें क्या होगा? डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। Due to disturbance in the electronic cloud of an atom, the center of positive and negative charges are shifted slightly up away from their equilibrium position। जो उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उससे डिस्प्लेस हो जाएंगे और क्या बना देगा? डायपोल बना देगा, जैसे कि आपको फिगर बी में शो किया हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा, पॉजिटिव एक साइड आ जाएगा, नेगेटिव एक साइड। But this dipole is not a permanent dipole, but keep oscillating with movement of electron cloud around the nucleus। यहाँ पे इस बात को भी याद रखिएगा कि जो ये डायपोल बन रही भी रहा है, ये मोमेंटली डायपोल है, यानी परमानेंट डायपोल नहीं है। इसमें आपके पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो ऑसिलेट कर रहा होगा। Once an atom develops a temporary dipole, it induces it to the
other atoms, and so on. This type of induced dipole-dipole interaction is called van der वाल इंटरेक्शंस और डिस्पर्शन बॉन्ड। अब आपके पास जब एक दो में स्टार में आपके पास बन जाएंगे डायपोल, तो वो क्या करेंगे, दूसरों को भी बनाते जाएंगे। क्योंकि आप देखें, एक जब हमारे पास कोई शेल होता है तो उसमें एक एटम नहीं होता, इस तरह के हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एक और बन भी क्यों रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक लोड इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑपोजिट पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, आपके पास ये डायपोल बनते जा रहे हैं, ठीक है। और वो इस तरह डिफरेंट एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स के डायपोल्स बनते जाएंगे, और उन नंबर ऑफ डायपोल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, वीक फोर्सेस और van der Waal dispersion forces। इट इज नॉन डायरेक्शनल नेचर। अब आप देख रहे हैं कि आसपास ये बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि डायपोल बनता जा रहा है, तो जितने एटम होंगे उनके डायपोल बनते जाएंगे, तो इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होगी। These forces are called London forces of dispersion forces और short range forces। एक तो ये कि ये शॉर्ट रेंज के लिए होंगी, क्योंकि करीब की इंटरेक्शन में तभी ये बन रहा है, जब हमने एटम करीब लाए थे तभी हो रहा था, अदरवाइज एटम्स अपनी ओरिजिनल स्फेरिकल शेप में थे, ठीक है। तो इसीलिए एक तो ये कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, दूसरा इन फोर्सेस का नाम क्या है, लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस। because interaction between the instantaneous dipoles become active for very small distance। अच्छा, इंटरेक्शन जो डायपोल्स के बीच में हो भी रहा है, ये बहुत करीब के डिस्टेंस के लिए हो रहा है, इसलिए हम इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। फिगर सी shows that electronic charge distribution overlap as atom approach the solid circles denote nuclei। अच्छा, अब इसमें देखिए न्यूक्लियर आगे तो ये ओवरलैप कर गए, यहाँ करीब आए तो ये ओवरलैप हो गए। दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो आपके पास वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, इसमें ये हर तरह के मॉलिक्यूल्स में होंगी। होवेवर दे आर मोर प्रोमिनेंट इन इनर्ट गैसेस। लेकिन ज़्यादा ये किस में हमें नज़र आती हैं, इनर्ट गैसेस में नज़र आती हैं। द प्रेजेंस ऑफ लंडन इंटरेक्शन इज प्रोवाइडेड by the fact that inert gases get liquefied at very low temperature। अच्छा, यहाँ पे यही वजह है कि आपके पास जो इनर्ट गैस है वो क्या करते हैं, लिक्विफाइड दैट जो है वो लो टेम्परेचर पे, क्योंकि उनको आसानी से लिक्विफाइड हो जाएंगी, ठीक है, कम टेम्परेचर पे भी, क्योंकि उनके अंदर जो है वो फोर्सेस बहुत वीक हैं। The van der Waal forces are very weak forces. At room temperature, thermal energy acquired by atom or molecule is enough to make force ineffective. Thus, molecules solid exist in gaseous state at room temperature। अच्छा, अब आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास जो है ये एक तो बहुत वीक फोर्सेस हैं, और रूम टेम्परेचर पे, यानी वीक फोर्सेस है, लो टेम्परेचर का मतलब होता है बहुत कम टेम्परेचर, जैसे माइनस में हो गया या इस तरह हो गया। रूम टेम्परेचर आपका जो होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो कंसिडर किया जाता है वो 27 डिग्री कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा हीट भी नहीं देनी पड़ेगी, एट रूम टेम्परेचर पे ही जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और एटम और मॉलिक्यूल्स को के फोर्सेस उसकी फोर्सेस इफेक्ट ना करें, तो वो उसको ओवरकम कर लेंगी इस रूम टेम्परेचर पे ही। दस मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो जो असल में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनकी दरमियान में फोर्सेस टूट जाएंगी और वो गैस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे होंगे। यानी ब्रेकअप उनका कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ वीक। एक तो ये वीक फोर्सेस थी, इतनी वीक थी कि आपको सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही ये दूसरी स्टेट में एग्जिस्ट करने लगे। एट लो टेम्परेचर होयर दीज फोर्सेस बिकम वेरी इफेक्टिव। और लेकिन अगर रूम टेम्परेचर के बजाय लो टेम्परेचर के हैं, यानी माइनस में या बहुत उसमें नीचे चले जाए टेम्परेचर पे, तब ये फोर्सेस जो है वो डोमिनेंट होंगी। लेकिन थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर हो, जैसे आप रूम टेम्परेचर ले आए, तो आपके पास ये क्या हो जाएंगी, ये फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी। The energy released during the formation of van der Waal bond is 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड। और आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी van der Waal बॉन्ड बनते हुए, वो ऑलमोस्ट 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दैट्स वाई मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल की लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। These solids are also poor conductors of heat and electricity। और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हमें पता चल रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स बॉन्डिंग होगी तो उसको तोड़ने में भी मुश्किल होगी, उसको मेल्ट करने में भी क्या होगा, मुश्किल होगी, तो इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, लो फोर्सेस हैं, लो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, लो वीक बॉन्ड्स हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। इसीलिए इनका टेम्परेचर देखें, रूम टेम्परेचर पे इसको चेंज कर रहा है स्टेट को, तो आपके पास इसीलिए क्या है, low melting and boiling points हैं। These solids are also poor conductor of heat and electricity। यानी ये इतने अच्छे कंडक्टर नहीं करेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को।
principal attractive interaction in crystal of inert gases. Total potential energy of two atom at its separation R is given by, अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने दो एटम रखे हुए और उनके बीच में सेपरेशन आर रखी हुई, यानी दो एटम के बीच में हमने दो एटम यहाँ पे ऐसे रखे हुए और उनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर है. ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम वंडरवाल फोर्सेस फाइंड करते हैं. हम फाइंड करेंगे कि इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी आपके पास यू आर इक्वल्स टू माइनस ए बाई आर की पावर 6 प्लस बी आर की पावर 12. ठीक है, ये फार्मूला आपके पास होगा. ठीक है, अब इसमें ये वाला पार्ट जो है, एक तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, वो हमें बता रहा है कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव पोटेंशियल होगा. ठीक है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल वेरीज एज -6 पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ टू ऑसिलेटर्स, यानी आर की पावर 6 से ये सेपरेशन पे अट्रैक्टिव पोटेंशियल जो है वो वेरी कर रहा है. जबकि आपके पास जो है वो रिपल्सिव पोटेंशियल जो है वो सेकंड टर्म से रिप्रेजेंट है, और वो कितनी है, आर की पावर 12 से रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, और यहाँ पे इसको आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी. ए की वैल्यू 4 एप्सिलॉन, और आपके पास सिग्मा की पावर 6. इसी तरह बी की पावर क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा की पावर 12 आपके पास आ जाएगा. तो इस आपके पास ये इक्वेशन, यानी ये वाली इक्वेशन जो है ए और बी की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्म अपडेट होके ये बन जाएगी. ठीक है, और इस इक्वेशन या इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल. ये आपके पास लेनार्ड जोन पोटेंशियल है. ठीक है, और कोहेसिव एनर्जी ऑफ इनर्ट गैस क्रिस्टल has been obtained by summing Lennard-John potential over all pairs of atoms in the crystal. अब आपके पास जो आप कोहेसिव एनर्जी फाइंड करेंगे, यानी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे इनर्ट गैसेस की, वो क्या करेंगे, वो सम करते हुए जितने भी ये लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल है आपके पास पेयर ऑफ एटम के क्रिस्टल के, उन सबको सम करके आप फाइंड करेंगे. ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, यानी आप क्या करें, आपके सिंपल ये पोटेंशियल एनर्जी आपने एक वो थी आपके पास, लेकिन अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो n आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास पैरिटी के लिए, आप पेयरिंग के लिए आपने यूज किया ये टर्म. ठीक है, और ये आप इस तरह इसको सम करके आप यूज करेंगे, समेशन की टर्म यूज हो रही होगी. इसी तरह समेशन आपके पास पीजे -12, यानी इसी की अगर हम करें तो 12.13 है, और इसकी आप फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या है, 14.45 पे ये वैल्यू गिवन हुई है. ठीक है, और ऑल स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होगा कि आपके पास बीसीसी एफसीसी किसी किस्म का भी स्ट्रक्चर हो तो अब आपके पास ये भी फार्मूला होगा. और अगर आपने मिनिमम एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू नियरेस्ट नेबर एट डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी आर, और आर इक्वल्स टू आर नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी ये आपने मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है तो इस पे आपके पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, मिनिमम एनर्जी कैसे होगी आपके पास, मिनिमम एनर्जी के लिए ये फार्मूला देखिए, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो 2 एन ही हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 2 एन ही हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जब इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 12 साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया. ठीक है, और बाकी सारी टर्म ये आ गई. अब डेरिवेटिव लिया था, यहाँ आर की पावर 12 थी तो यहाँ पे आर की पावर क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ आर पावर 6 थी तो आर की पावर क्या हो जाएगी, 7 आ जाएगी, और 6 साइड पे आ जाएगा डेरिवेटिव लेते हुए. और आपके पास जो ये समेशन पीजे इसकी वैल्यू थी -6 की, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, वो आपने पुट कर ली, तो ये आपके पास आंसर आ गया. अब इसको सॉल्व करेंगे आप, और हम दे रहे ये आपके पास मिनिमम एनर्जी कैसे होगी, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था, आर इज इक्वल टू आर नॉट पे आपके पास मिनिमम एनर्जी होती है. ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट पे हम फाइंड करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी आर की जगह आर नॉट पुट कर देंगे और सिग्मा पुट करेंगे तो आप इसकी वैल्यू देखिएगा आपके पास 1.09 आएगी. Cohesive energy of inert gas at absolute zero and at zero pressure is given this. फिर आप कोहेसिव एनर्जी जो है वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यू टोटल करके आपने बता दी कि आप इस फार्मूला को यूज करके बता सकते हैं, जो कि आपके पास -8.6 एन ही आएगा. और आपके पास जो कोहेसिव एनर्जी की वैल्यू होती है ये सेम होती है ऑल इनर्ट गैसेस के लिए. इसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आपके पास, इट इज ए बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम attached to strongly electronegative atom and other strongly electronegative atom present nearby.
अच्छा, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? बॉन्डिंग विद एक तो ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर एन एम, तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन तो जरूर होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन तो जरूर होगा। और वो किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही होगी? उसमें एटम्स जो होंगे वो हाइड्रोजन एटम बॉन्डिंग कर रहा होगा विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, ठीक है। व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज, अब हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। The shared pair gets attracted more towards the electronegative atom than hydrogen atom, ठीक है। Thus the electronegative atom acquires slightly negative charge and the hydrogen atom acquires a slightly positive charge. The molecules formed is to be polarized and behaves like a permanent dipole. A number of such dipoles are attached to one another ड्यू टू कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, आपके पास ये अब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख लें। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जो होता है उसके आउटर मोस्ट में कितने, 1 2 3 4, ये इससे बाकी क्या करेगा, दो इसके साथ एक ये शेयर करके बनाएगा, बाकियों के साथ क्या करेगा, शेयर करना करेगा। और ये ऑक्सीजन है कि भी क्या, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, डायपोल। यहाँ पे भी आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या हो रहा है, डायपोल हो रहा है। उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी बन रही है, ये वाली जो बॉन्डिंग है ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है आपके पास, ठीक है। This type of interaction between oppositely charged ends of permanent polarized molecule each containing a hydrogen atom is called H bond. ये आपको क्या बना रहे हैं, H bond बना रहे हैं। In fact, H bonds are not chemical bonds. They are strong dipole-dipole interactions between polar covalent molecules containing H atoms and strongly electronegative atom. आपको बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे एक तो ये कि डायपोल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होगा बल्कि क्या होंगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होंगी, क्योंकि डायपोल्स बन रहे हैं, ठीक है। क्या बन रहे हैं, डायपोल 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 के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें एक फैक्टर ये है कि एक एटम तो लाजमी हाइड्रोजन का होना चाहिए, दूसरा कोई होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। If hydrogen atom is not present in bond formation, then bond is called dipole bond. अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डायपोल बॉन्ड कहेंगे। A special importance is given to hydrogen atom. अब हाइड्रोजन सिंपल होगा तो हम उसे डायपोल बॉन्ड कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन एटम की बन रही है, if H atom is not present in bond formation then bond is called dipole। यानी हाइड्रोजन एटम अगर नहीं प्रेजेंट होगा तब उस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, आप उस बॉन्ड कहेंगे आपके पास डायपोल एटम है। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा तो आप उसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को स्पेशल इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम अगर आप याद करें तो हाइड्रोजन एटम में आपके पास क्या होता है, आपके पास आपको पता है कि एक एटम होता है, उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके शेल होता है। शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। और न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में भी कितने प्रोटॉन, यानी इसका अगर चार्ज बैलेंस करने के लिए हम देखें तो न्यूक्लियस में भी कितने प्रोटॉन होंगे, 1 प्रोटॉन होंगे। इसका 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है बिकॉज इट कंटेन ए सिंगल प्रोटॉन फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स बट इट अब इसलिए दी गई है क्योंकि देखिए यहाँ पे डायपोल बनना बहुत आसान है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज है। जबकि अगर आप देखें इसके बरक्स कोई और एटम्स हों तो उसमें आप देखते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो सराउंडिंग में होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, सराउंडिंग में होते हैं बाहर, और अंदर भी आप देखते हैं पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो उसके डायपोल बनाना एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन मुश्किल होता है। हाइड्रोजन एटम में आसान है क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका डायपोल बनना ईजी होता है। बाकी इसके बरक्स बाकियों में ऐसा नहीं होता। बट दिस इज नॉट पॉसिबल ऑफ अदर एटम्स टेकिंग पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज देयर पॉजिटिव चार्जेस सराउंडेड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू व्हिच द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज विद पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर polar molecule is decreased as compared to hydrogen atom। बाकी molecules में या बाकी atoms में ये जो आपके पास other molecule के साथ attraction है ये decreased हो जाती है, ये क्या हो जाती है, decreased हो जाती है। Therefore the positively charged hydrogen atom interact more strongly with positive end of the other molecules as compared to any other positively charged atoms।
आपके इसीलिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम कैन इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली विद पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इसीलिए हाइड्रोजन एटम जो है उस वो इजीली बॉन्डिंग कर लेते हैं दूसरों के साथ। Thus hydrogen bonds are stronger than dipole bonds। इससे हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन एटम बीइंग ए सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है एज कम्पेयर टू डाइपोल बॉन्ड्स। Materials having H bonding possesses high melting and boiling points compared with molecular solids। बाकी molecules की निस्बत हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है, इनको तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है। हाइड्रोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास आइस जो होती है और जो वाटर होता है इसमें जो बॉन्डिंग हो रही थी वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्राइकिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड आइस। इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग the boiling point of water at atmospheric pressure would have been -80°C। ये इतने कम प्रेशर पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो इतने कम टेम्परेचर पे इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री होगा इसका वो बॉइलिंग पॉइंट। Since hydrogen bond is formed between the oppositely charged end of permanent dipole, it is directional in nature। अब क्योंकि ये एक खास डायरेक्शन में डायपोल्स बनाई जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें है भी सिंगल प्रोटॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये एक डायरेक्शनल वे में बनाएगा एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स जो डायपोल बॉन्डिंग बना रहे थे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शनल होगी। Physical state of material having hydrogen bonding depends upon the difference of electronegativities of two atoms in the polar molecule. That is, in greater difference negativity the hydrogen with the other atom, greater is the strength of the hydrogen bonding। अच्छा, अब आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इनका बीच में डिफरेंस, इनको माइनस करके देखेंगे। जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि आपके पास HF is solid at room temperature because it is more electronegative and the value of electronegativity of fluorine is 4। यानी आपके पास फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसी वजह से आपके पास HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। H2O is liquid at room temperature, यानी solid आपका मतलब होता है strong bonding, और liquid at room temperature because oxygen is less electronegative than fluorine and value of electronegativity of oxygen is 3.5। अब आपको बता रहे हैं कि जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पे आपने देखा है बिल्कुल पानी की फॉर्म में होता है। क्यों होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद हाइड्रोजन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड। अगर फ्लोरीन जितनी होती है तब ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग जो है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन HF जो बना रहा है उससे वीक बन रही है H2 के अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एज कम्पेयर टू HF कम है यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.5, जबकि फ्लोरीन की क्या थी 4.0। NH3 is gas at room temperature because N is less electronegative than oxygen and value of electronegativity of nitrogen is 3.0। अब आपके पास NH3S, अब इन दोनों की निस्बत NH3 आपके पास क्या होगी, गैस होगी रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज N is less electronegative than oxygen, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो आपके पास क्या है, less electronegative than oxygen है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3.0। आपके पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.0 है, ठीक है। Ionic crystal, the crystal whose molecules have ionic bonding are called ionic crystal। आपके पास वो क्रिस्टल जिन मॉलिक्यूल जिनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो रही हो उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, ZnS, ये आपके पास आयनिक क्रिस्टल है। Ionic bonding arises from transfer of one or more electrons from electropositive element to an electronegative element, producing a positive and negative ions। अब इसमें क्या है आपके पास, ये आपके पास सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है। इसमें अब होगा क्या कि आपके पास आयोनिक बॉन्डिंग तब होती है जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जिसमें शेयरिंग हो रही होती है, दोनों शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आयोनिक बॉन्डिंग में क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग नहीं करेगा बल्कि अपना इलेक्ट्रॉन उसको दूसरे को दे देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपके पास एक के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और एक के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, जो लूज करेगा उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक हो गया। The two types of atoms involved in ionic bonding are different from each other। आयनिक बॉन्डिंग दो डिफरेंट किस्म के एटम्स के बीच में होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैव ए हाई लो आयनाइजिंग एनर्जी
low ionizing energy and electronegative element of high affinity and are ready to take up additional electron to complete their outermost valence orbit and thus acquire stable configuration. अच्छा, stable configuration देते हैं. Or thus the two ions formed being oppositely charged attract each other when electrostatic coulomb potential. अच्छा, potential आपके पास क्या होगा, ये attractive potential है आपके पास, जिसे हम Medialink constant कहते हैं. और ऑल क्रिस्टल टाइप के लिए सेम है, यानी कि एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर कुछ भी उन सब के लिए क्या है, सेम होगा ये आपके लिए. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आयोनिक बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे NaCl की. ठीक है, अब इसमें आप देखें क्या होता, क्या आपके पास सोडियम है. सोडियम के एटम्स में कितने, पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 10 हो गए, और बिल्कुल लास्ट वाले शेल पे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इस ये होगा, जबकि क्लोरीन के टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन. पहले शेल में 2 आ गए, नेक्स्ट में आपके पास 8 आ गए, तो ये हो गया आपके पास 10, और उससे अगले में आपके पास कितने आ गए, 7 आ गए. यानी एक की यहाँ पे वैकेंसी थी, वैकेंसी से उसको चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन. सोडियम क्या करेगा, अब ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन अपना इधर. जब इलेक्ट्रॉन इसका इसको मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सोडियम NaCl, और ये बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये इस तरह बॉन्डिंग होगी. अब जब सोडियम लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो क्लोरीन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. यानी एक आपके पास ये वाला नेगेटिव आयन बन जाएगा गेन करने के बाद, और जो सोडियम होगा वो लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा. और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, आपके पास आयोनिक बॉन्डिंग होगी. ठीक है, in order to understand ionic bonding, consider example of NaCl in which sodium atom loses only one electron at valence electron and becomes singly charged positive ion. इसमें एक इलेक्ट्रॉन की असली सिर्फ प्लस चार्ज आया है, अगर 2 करता तो 2 प्लस आयन होता. ठीक है, क्लोरीन एटम टेक्स अप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एंड बिकम्स ए सिंगली चार्ज नेगेटिव आयन. इसी तरह आपके पास जो क्लोरीन है उसने नेगेटिव चार्ज गेन किया है, तो वो क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाएगा. outermost orbit को कंप्लीट करने के लिए उसने किया है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किया है. NaCl ions are bound strongly due to electrostatic force of attraction to form a stable NaCl crystal. और जो आपके पास, जैसे हमने शुरू में वीक वंडरवॉल फोर्सेस का कहा कि वीक फोर्सेस होती हैं, डायपोल फोर्सेस का कहा था वो भी वीक फोर्सेस होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं. सिमिलरली आयनिक बॉन्डिंग जो हम कहेंगे ये भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज के बीच में हो रही हैं. Binding together of atoms by virtue of net electrostatic force of attraction between ions formed by shifting electrons one atom to the other is called ionic bonding. यानी यहाँ पे आप दो एटम्स को बाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ा है एक एटम से दूसरे एटम पे. फिजिकल स्टेट आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयनिक क्रिस्टल की, वो क्या है आपके पास, फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब आयनिक कंपाउंड यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं. तो आप सोचेंगे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है आपके पास, क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होता है जिसमें एटम्स क्या हो, बिल्कुल रेगुलर अरेंज हो. यानी आप अगर देखते हैं एक एटम के दूसरे एटम से एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा और रेंडमली नहीं पड़े होंगे. ठीक है, तो उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, उस ऐसे कहते हैं हम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वाले स्ट्रक्चर हो गया, कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो आयनिक बॉन्डिंग ऐसे एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो रेगुलर हों या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हों. और ये हमें पता कैसे चलता है कि कोई स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है गैस है, जब आप कभी भी कोई मटेरियल सिंथेसाइज कर लेते हैं तो फिर कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जो टेक्निक्स हमें यूज करके बताती हैं कि भाई आपका मटेरियल जो आपने तैयार किया है, ये इसका स्ट्रक्चर अंदर इसके एटम जो है वो रेगुलरली अरेंज हैं या इरेगुलर अरेंजमेंट है या कैसे हैं. जैसे आपके पास अगर रेगुलर होगा तो क्रिस्टलाइन होगा, अगर नहीं रेगुलर होगा तो एमॉर्फस होगा, और अगर कोई बिटवीन के इन दोनों के कुछ कहीं पे रेगुलर कहीं पे इरेगुलर होगा तो उसे आप कहेंगे पॉलीमर की फॉर्म में आप कह रहे होते हैं. ठीक है, तो अभी आपके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये आपको कैसे पता चलेगा, एक्सरे टेक्निक से. एक्सरे डायफ्रेक्शन टेक्निक होती है जो आप यूज करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपने मटेरियल सिंथेसाइज किया है, वो क्रिस्टलाइन है. These compounds show that these compounds do not exist as independent molecule but exist in the form of the ion. एक्सरे टेक्निक से हमें पता चलेगा कि आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है. These ions are arranged in some definite geometric pattern to form crystal lattice. और उनका कोई ना कोई geometric pattern होगा. अब geometric pattern क्या होता है आपके पास, यानी उसका कोई स्ट्रक्चर या तो क्यूबिक होगा, मोनोक्लिनिक होगा, रोम्बिक होगा, जो भी होगा वो डिपेंड करता है मटेरियल पे. और ये सब आपको बातें किससे पता चलेंगी, ये आपको पता चलेंगी एक्सरे डायफ्रेक्शन टेक्निक को यूज करते हुए.
hardness because of strong electrostatic interaction between oppositely charged ionic crystals are hard, क्योंकि आपके पास oppositely charge के बीच में यहाँ पे interactions हैं, तो ये आपके पास ionic crystal क्या होंगे, hard होंगे. Hardness of ionic crystal increases with decrease in size of an ion and increase in ionic charge for great crystal of same structure. और हार्डनेस आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज की डिक्रीज इन साइन, यानी अगर आयन का छोटा साइज है तो आपके पास जो हार्डनेस क्या होगी, ज्यादा होगी. एंड इंक्रीज इन आयनिक चार्ज फॉर क्रिस्टल ऑफ सेम स्ट्रक्चर, अगर सेम स्ट्रक्चर पे चार्ज बढ़ता जाएगा तब आपके पास उसकी जो है वो हार्डनेस क्या करेगी, इंक्रीज होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंडक्टिविटी. अच्छा, आप साइज से कैसे कह सकते हैं कि साइज क्या होगा, साइज आपके पास कैसे आयन का कैसे बन जाता है. ये आप देखें कि आपके पास क्या था, ये एक एटम था, ठीक है. आप लेट्स सपोज करें कि ये एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ये जो भी आपका NaCl या कोई भी एक एटम, Na है, सोडियम है या क्लोरीन है, कोई भी एटम है, ठीक है. तो जब इसने लूज किया, लूज करने के बाद मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन चला गया और फिर इसकी एक वैकेंसी क्रिएट होगी और ये एटम अब क्या बन गया, ये एटम बन गया हमारे पास आयन बन गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है. तो अब छोटा या बड़ा आयन कैसे होगा, जैसे इसमें मैंने बहुत सारे शेल्स बनाए हुए, इसके बजाय अगर आपके पास 2 शेल वाला होगा तो ये अगर इसमें ये लूज कर देगा अगर इलेक्ट्रॉन या गेन कर देगा, तो ये आपके पास क्या होगा, छोटा आयन होगा साइज में. ये क्या है, आपके पास बड़ा आयन है. और अगर इस तरह छोटा आयन होगा तो आप देखेंगे कि उसकी हार्डनेस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है. इसी तरह अगर एक के बजाय ये दो लूज कर देता है तो तब भी इसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. एक तो उनका ये भी डिपेंडेंस है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इन देयर सॉलिड स्टेट बिकॉज अच्छा, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन. आयनिक जो कंपाउंड्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं लेकिन किस में होते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में और मेल्टेड स्टेट में. मेल्टेड स्टेट में उनकी जब आप उनको उसमें रखेंगे तो उसके ऑपोजिट आयंस बन जाएंगे, तो वो आपके पास गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे. और ionic crystal do not conduct in their solid state because of strong electrostatic force between them. जबकि आपके पास यही ionic crystal जब solid form में होंगे क्योंकि इनके बीच में strong bonding हो रही होगी तब ये conduct नहीं कर रहे होंगे. लेकिन जैसे आप उनको melted form में लिखेंगे या solution या liquid form में, तब वो क्या करेंगे, bonding बनाएंगे और electrical conductivity strong करेंगे. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. क्यों हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो आयनिक बॉन्ड से बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के बॉन्ड है, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है आयंस के बीच में, तो इसीलिए आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्हें चाहिए होती है ब्रेक द लैटिस. और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl यहाँ पे बता भी दिया है 1073 के है. सोलिबिलिटी. आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोलेबल इन वाटर. जो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में सोलेबल होते हैं. अदर अदर पोलर सॉल्वेंट्स हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स. आयनिक रिएक्शंस स्प्लिट अप इनटू पॉजिटिवली चार्ज डिसॉल्व्ड इन वाटर. अगर आप डिसॉल्व वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके ऑपोजिट साइंस बन जाएंगे, ठीक है, और फिर रिएक्शन हो जाएगा. नॉन डायरेक्शनल हो गए, ये आपके पास कैरेक्टर होता है. आपके पास जो ये होते हैं आयनिक बॉन्ड होते हैं. Transparency. Ionic crystals are normally transparent to visible light while they exhibit a single character optical reflection peak in the infrared region. आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, विजिबल लाइट से ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनका एक सिंगल करेक्टर ये है कि ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन पीक शो करेंगे इंफ्रारेड रीजन में. ये जो ऑप्टिकल पीक की बात की गई है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्पेशल एक टेक्निक से स्टडी की जाती है जहाँ पे आप ये देखेंगे कि इंफ्रारेड रीजन में इनकी जो है वो पीक आ रही होती है.